इस बात का कंपटीशन था कि इस पे कितने मुकदमे लगेंगे। अच्छा। इस बात का कंपटीशन था कि कौन ज्यादा लाठी खाएगा। इस बात का कंपटीशन था बैरिकेटिंग कौन तोड़ेगा। अच्छा। इस बात का कंपटीशन था कि जिलाधिकारी के आवास पे ताला कौन डालेगा, मुख्यमंत्री के कार्यालय पे ताला कौन डालेगा। हम लोगों ने मायावती जी मुख्यमंत्री थी, एनेक्सी में ताला डाल दिया। शुरुआत की 20-25 लाठियां लगती है उसके बाद तो शरीर सुन्न पड़ जाता, फिर तो केवल आवाजें आती थी, साए साए साए। चलो चलो। नहीं, ऐसे नहीं पुलिस उठाती है। पुलिस तो बस अपने स्टाइल में उठाती है। जैसे अब विगो लगा है, नहीं लगा है, नोचा और बिठाया, तो वो तो पुलिस अपने कोई डॉक्टर थोड़े ही पुलिस कहे नहीं नहीं भाई भी घटा लो और ये चलो आराम से चलो, लंगड़ाते हुए मत चलो। वो तो साए साए डंडा बजाने लगी और उठा के हॉस्पिटल में ही। हाँ, हॉस्पिटल में ही सबको मारा, ले आके डिग्गी में भर दी। डिग्गी में नहीं, बस में भरा। लेकिन जैसे ही सुबह का अखबार खोला तो उसमें लिखा था कि KKV के उपाध्यक्ष बने साजन, तो सुनील गायब था। 2003 में मेरा टिकट कट गया। नेताजी ने कलम से तो मुख्यमंत्री की शपथ के बाद साइन किया था और दूसरा साइन छासंग बहाली पर किया। फिर हम लोगों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला। गजेंद्र भाई से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई छोटी गाड़ी, एक अल्टो आई। तब तक अल्टो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाई। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अल्टो रोकी तो एक सिपाही था, वो दौड़ के आया रुतबे के साथ। कैसे लगा दी, जब उन्होंने देखा तो फिर उसने सलूट भी किया कि एक IPS अधिकारी आनंद भदौरिया जी के सीने पे या सर पे, तो वो लोकतंत्र को कुचलने वाली तस्वीर थी। पिस्टल देख के डर नहीं लगा, गोली देख के डर नहीं लगा, लाठी देख के क्या डर लग जाएगा, डर तो है ही नहीं ना। राजनीति के साजन हमारे साथ हैं, सुनील सिंह साजन, नाम ही साजन। कैसे साजन? भाई ये सच है कि आप कह सकते हैं सुनील सिंह साजन। अब बचपन से तो नहीं था, ये तो छात्र राजनीति ने दे दिया नाम। तो छात्र राजनीति ने बहुत कुछ दिया है, तो ये नाम भी दे दिया और साथ के लोगों ने नाम दे दिया। या आप ये कह सकते हैं जब हम अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे, KKV डिग्री कॉलेज है, वाइस प्रेसिडेंट का, तब तो सुनील कुमार सिंह से ही लड़ रहे थे। पता लगा जिस दिन नामांकन हो रहा था, कॉमन बहुत नाम है, तो 3-4 सुनील सिंह लोगों ने नामांकन करा दिया। तो जो चुनाव अधिकारी थे, तो मैंने उनसे अनुरोध भी किया कि मैं पूरे साल से तैयारी कर रहा हूँ और कैसे होगा। तो उन्होंने कहा अब तो कोई रास्ता नहीं, सुनील सिंह फर्स्ट, सुनील सिंह सेकेंड, सुनील सिंह थर्ड, ऐसे ही जिसका नामांकन होगा उसका नाम बैलेट पेपर पे वैसे आएगा। और मेरे लिए अच्छा यह था कि चुनाव 10 दिन के लिए टल गया। जब चुनाव टल गया तो मैं फिर अनुरोध करने गया जो चुनाव अधिकारी प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया। उनका 100 रुपए का एक एफिडेविट, उसमें कोई उपनाम लिख लो। तब हम लोगों की इतनी समझ नहीं थी कि हम पहले एफिडेविट बना लेंगे तो बाद में उसको कोई दूसरा नहीं बना सकता। मुझे लगा कि अभी मैं बनवा लूंगा तो कोई उसी नाम का दूसरा भी बनवा लाएगा। तो हम जितने साथी थे, हम लोगों ने तय किया कि उपनाम रखेंगे, आखिरी दिन जिस दिन नामांकन होगा उसी दिन एफिडेविट बनवाएंगे। तो मुझे याद है कि 17 जून को 2000 को मेरा वाइस प्रेसिडेंट का नामांकन था। तो हमने 2 साथियों को कचहरी भेजा। तब मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, PCO से PCO बात होती थी। और 11 बजे से 1 बजे तक नामांकन। तो जब 12 बज गया तो हम लोगों ने फ़ोन किया कि भाई अभी आए नहीं। तो लोगों ने कहा कि क्या नाम रख लें। तो हम लोगों ने कहा कुछ भी रख लीजिए, बस एक प्लस नाम हो जाए। हमको याद है कि जब वो 12:00 पर दोनों साथी आए, जैसे ही मैंने देखा कि मैं सुनील कुमार सिंह और सुनील सिंह साजन, मैंने कहा मुझे साजन के नाम से चुनाव नहीं लड़ना है। क्योंकि हम लोग गांव से आए थे तो मुझे लगा नहीं कि इस नाम से चुनाव लड़ा जा सकता है। फिर क्योंकि टाइम कम था, दोबारा जाके एफिडेविट बन नहीं सकता था, तो जो हमारे सीनियर थे जो हम लोगों को चुनाव लड़ा रहे थे, उन्होंने कहा क्या होता है, चुनाव लड़ लेते हैं, जीतने के बाद हटा देंगे। ये बात समझ में आ गई। हम लोगों ने नामांकन किया और 20 तारीख को 3 दिन बाद चुनाव था।
चुनाव हो गया। मुझको आज भी याद है, हम चुनाव जीतने के बाद जैसे ही एफिडेविट लेकर के बाहर निकले, समर्थकों के बीच निकले, मैंने सबसे पहले कहा कि आज के बाद नाम खत्म, ये कोई नाम नहीं लेगा, साजन नहीं। हाँ, मतलब साजन नहीं। हम लोग जश्न मनाए, घर आ गए। सोशल मीडिया था नहीं, तो अखबार का ही इंतजार होता था दूसरे दिन का। तो हम सब लोगों ने घर में भी बात की कि अब उस नाम का जिक्र नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सुबह का अखबार खोला तो उसमें लिखा था कि KKV के उपाध्यक्ष बने साजन, तो सुनील गायब था। उस दिन से आज तक प्रयास तो रहा कि सुनील बड़ा हो जाए, लेकिन सुनील अभी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। साजन बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा है। हाँ। लोग भी कहते हैं कि अरे साजन, हाँ, साजन, तो वो एक पहचान बन गई। अब तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन आप प्रवक्ता भी हैं, कभी कभी आप जब बैठते हैं डिबेट पे तो महिला एंकर हैं, तमाम पार्टी के नेता हैं, जब साजन कहते हैं तो थोड़ा सा अब कुछ नहीं लगता। अब तो महिलाएं साजन बेटा कहती हैं, लड़कियां साजन भैया कहती हैं, तो नाम हो गया। अब तो वो ख्याल जो उस समय चुनाव, शासन के चुनाव में था, वो ख्याल नहीं बचा। अध्यक्ष बने साजन, उपाध्यक्ष, हाँ। फिर मैं KKC का अध्यक्ष बना 2004 में। हाँ। ये घटना है 2000 की। तो उसमें भी साजन। हाँ, पहली बार मेरा नाम 17 जून 2000 को मैंने एफिडेविट दाखिल किया और अखबार में छपा 21 जून 2000 को कि KKV के उपाध्यक्ष बने साजन। साजन, तब से साजन, तब से संघर्ष जारी है। नेताजी के संपर्क में कब आया? नेताजी को सबसे पहली बार मैंने नज़दीक से 1990 में देखा। तो हम लोग गांव में थे और उस समय नेताजी हृदय नारायण दीक्षित जी का प्रचार करने गए थे। और उस जमाने में हृदय नारायण दीक्षित जी अब तो भाजपा के बड़े नेता हैं, उस जमाने में वो नेताजी के साथ थे, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते थे। तो सन 90 में नज़दीक से मौरावा कस्बा है, वहीं देखने का मौका मिला। उसके बाद 98 में इंटर करके जब लखनऊ आए, तो जो पहला दिन था, पहली रात, हम लोग, मुझे याद है कि मैं लखनऊ में 8 अगस्त 1998 को पहली रात रुका, क्योंकि दूसरे दिन एंट्रेंस था ग्रेजुएशन का। वो नेशनल PG कॉलेज में सेंटर था। और 9 अगस्त को ही नेताजी की, लालू जी की संयुक्त रैली थी जी। हम लोग एंट्रेंस दिए, एंट्रेंस देकर निकले और एडमिशन से पहले ही पॉलिटिकल एडमिशन हो गया। नेताजी के कार्यक्रम में शामिल हो गए, नारा लगाने लगे और बस क्या नारा था? धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम। ऐतिहासिक नारा है ये। हाँ, ऐतिहासिक नारा है। हम लोग तो बना नहीं, मतलब ये नारा तो तब से हम लोग लगा रहे हैं जब नारे की समझ ही नहीं थी, गांव-गांव में लगता था। एक बार मुझे कांग्रेस ऑफिस में दिग्विजय सिंह, तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी, हम लोग पत्रकार वहाँ खड़े थे, बोले कि नारे तो हमारे ऊपर भी बने हैं, नारे तो अन्य लोगों पर भी बने हैं, लेकिन जो मुलायम सिंह पे नारे बने हैं, इस नारे का उन्होंने जिक्र किया कि धरती पुत्र मुलायम सिंह। देखिए, नारे भारतीय राजनीति में सब पर बनते हैं, लेकिन जो नारा जिस पर बना, उस नारे से भी ज्यादा अगर प्रभावशाली व्यक्तित्व है तो नारे अमर हो जाते हैं। तो नेताजी पर जो भी नारे बने, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, धरती और गगन में जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह। तो ये नारे तो ऐसे थे, गांव का गरीब, किसान, मजदूर, दलित सब लगाते थे। और ये नारा लोगों को ताकत देता है, एनर्जी देता है। आज भी वो नारे आप जब बोलते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये नारा सिर्फ नेताजी का नारा नहीं था, ये परिवर्तन का नारा था। समाज बदल रहा था, लोगों को हक हकूक मिलने का नारा था, लोगों को सम्मान मिलने का नारा था, बराबरी का दर्जा मिल रहा था, महिलाएं आगे आ रही थी, किसान हंस रहा था, खुशहाल था। तो किसानों की खुशहाली का नारा था, कमजोरों के सहारा ये जो था, तो जब ये वो नारा था। नारा आपने लगाया और मुलायम सिंह जी को देखा, उनसे जुड़े, अब तो प्रदेश की राजधानी में आ गए आप, तो ये कारवां कैसे आगे बढ़ा? देखिए, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया
हम लोग केकेवी के छात्र हो गए, ग्रेजुएशन करने लगे। फिर छात्र का चुनाव आया और हम लोग पहले ही साल से जब नेताजी से जुड़ गए तो समाजवादी छात्र सभा से जुड़ गए। तो जब फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग जो छात्र सभा का पैनल था हम लोग उसको चुनाव लड़ाए, और जब सेकेंड ईयर में गए तो हम खुद वाइस प्रेसिडेंट के प्रत्याशी हो गए। समाजवादी छात्र सभा ने हमको प्रत्याशी बनाया, हम लोग चुनाव जीते, जीत करके नेताजी से आशीर्वाद लिए। और नेताजी का हमेशा छात्र नेताओं पर अपार स्नेह, प्यार और आशीर्वाद रहा है। आप किसी भी छात्र नेता से बात कर लीजिए, अगर वो समाजवादी पार्टी का है तो वो तो नेताजी के बारे में बोलेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है, या उस समय लेफ्ट और कम्युनिस्ट के भी छात्र नेता हुआ करते थे, सब लोग मानते थे अगर छात्र नेताओं की कोई बात करता है, छात्र नेताओं को अगर कोई ताकत देता है तो आदरणीय नेताजी थे। तो जब जीत कर आप गए वहां तो नेताजी ने बधाई दी, लड्डू खिलाए और ये समझाया कि राजनीति में कितनी चुनौतियां हैं। नेताजी नेता के साथ साथ हमारे जैसे लाखों नौजवानों के लिए खुद एक पाठशाला थे, खुद यूनिवर्सिटी थे। नेताजी को देखकर, उनको सुनकर, उनके संघर्ष को देखकर नेताजी हमेशा छात्र नेताओं को लेकर के कहते थे कि छात्र नेता अगर नहीं रहेगा तो देश में जो राजनीति की नर्सरी है वो कमजोर हो जाएगी, और राजनीति की नर्सरी कमजोर हो जाएगी तो फिर बड़े घरानों के लोग राजनीति में आ जाएंगे, ठेकेदार राजनीति में आ जाएंगे, अपराधी राजनीति में आ जाएंगे। तो राजनीति में सही लोग आए, मुद्दे पर बात करने वाले, समाज में बदलाव लाने वाले, कमजोर की लड़ाई लड़ने वाले लोग आए। तो इसलिए नेताजी हमेशा छात्र राजनीति की बात करते थे। फिर नेताजी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। फिर थोड़े दिन बाद ही नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाया, जो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी। नेताजी ने मिलवाया? स्वाभाविक है कि नेताजी ने मिलवाया। जब बाई इलेक्शन था तो हम लोगों की ड्यूटी लगी बाई इलेक्शन में, कन्नौज में हम लोग गए भी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो वहीं प्रणाम हो गया, और नेता हैं तो स्वाभाविक है कि वर्कर का बहुत ध्यान नेताजी भी रखते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रखते हैं। तो उसके बाद फिर नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के से परिचय करा करके फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व तो हम लोग काम करने लगे। आंदोलन हो या बैठकें हों, और फिर केकेसी का चुनाव आया। और मुझे याद है कि तब तक आप अखिलेश जी से जुड़ चुके थे? हाँ जी, उपाध्यक्ष होने के बाद। हाँ, जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना पहला चुनाव कन्नौज का जीत करके आए, लखनऊ रहने लगे, ठीक, कार्यालय आने लगे, तो हम लोगों को मौका मिलने लगा। नेताजी बड़े नेता थे और तो कम समय मिलता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यूथ के बीच काम करने लगे तो हम लोग ज़्यादा मिलने लगे। फिर उनके निर्देश पर काम करने लगे। फिर यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजों के चुनाव हों, बीच में चुनाव बंद रहे। जब नेताजी 2003 में मुख्यमंत्री हुए तो जो बात मैं कह रहा था, नेताजी छात्र संघ को लेकर के हमेशा बहुत वो रहते थे कि नहीं, छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। हमको याद है कि नेताजी नेता विरोधी दल थे, मायावती जी मुख्यमंत्री थी। नेताजी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र नेताओं को कार्यक्रम दे दिया था। फिर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदले, बहन जी का इस्तीफा हुआ, नेताजी ने दावा पेश किया और नेताजी मुख्यमंत्री हो गए। जिस दिन मुख्यमंत्री हुए उसी दिन वो कार्यक्रम पहले से निर्धारित था इलाहाबाद में, लेकिन नेताजी ने यहाँ शपथ ली और सीधे इलाहाबाद गए। और हमको याद है कि नेताजी ने कलम से तो मुख्यमंत्री की शपथ के बाद साइन किया था और दूसरा साइन छात्र संघ बहाली पर किया। छात्र संघ बहाली हो गई, चुनाव होने लगे। मैं भी किसी का दावेदार हो गया और 2003 में मेरा टिकट कट गया पैनल से समाजवादी छात्र सभा से। अच्छा, दूसरे का हो गया। अभी जयसिंह जैन जी हैं, लखनऊ के जिलाध्यक्ष हैं, हम लोगों के सीनियर भी थे, उनका टिकट हो गया। हम लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया। फिर नेक्स्ट चुनाव 2004 में हमको लड़ने का मौका मिला और
पार्टी ने, केकेसी के साथियों ने, केकेसी ने बड़ा प्यार दिया और मैं पहली बार ही शासन का पहली बार में ही पहली बार कैंडिडेट एंड पहली बार में ही अध्यक्ष हो गया। और अच्छी बात यह है कि मैं अध्यक्ष 9 नवंबर 2004 को हुआ और पार्टी में मैं छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष 26 अप्रैल 2005 में हो गया। अच्छा, 9 नवंबर 2004 को अध्यक्ष हुआ, 26 अप्रैल 2005 को मैं प्रदेश अध्यक्ष हो गए। छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हो गया। बनाया किसने? तब तो नेताजी की साइन से बने थे। नेताजी के साइन है भी, लेटर रखा है, जो मनोनयन पत्र है उसमें नेताजी के साइन है। और लेकिन बनाया तो राष्ट्रीय युवा प्रभारी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय, अखिलेश जी। और जब समाजवादी छात्र सभा पैनल में आपको केकेसी से टिकट दिया गया अध्यक्ष लड़ने के लिए जी, वो टिकट अखिलेश जी ने दिया था? हाँ स्वाभाविक है, राष्ट्रीय युवा प्रभारी थे। युवा प्रभारी। पूरे प्रदेश में किस यूनिवर्सिटी में किसको लड़ाना है, किसको, वो डिस्कस नेताजी भी करते थे। जब आप जीते वहां तो? मैं जीता तो मेरी शपथ ग्रहण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, अखिलेश जी। हाँ हाँ, शपथ ग्रहण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। नेताजी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। नेताजी ने 5KD में बुला करके मिठाई खिलाई, आशीर्वाद दिया और वो फिर सिलसिला बढ़ा। फिर सरकार चली गई, साथ में बहन जी की सरकार आ गई। फिर हम लोगों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला, क्योंकि संघर्ष का और बड़ी लाठियां चली उस दौर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यूथ का नेतृत्व कर रहे थे, राष्ट्रीय युवा प्रभारी थे और वो दौर अच्छा था। इस बात का कंपटीशन था कि इस पे कितने मुकदमे लगेंगे। अच्छा, इस बात का कंपटीशन था कि कौन ज्यादा लाठी खाएगा। इस बात का कंपटीशन था बैरिकेटिंग कौन तोड़ेगा। अच्छा, इस बात का कंपटीशन था कि जिलाधिकारी के आवास पे ताला कौन डालेगा या मुख्यमंत्री के कार्यालय पे ताला कौन डालेगा। हम लोगों ने मायावती जी मुख्यमंत्री थी, एनेक्सी में ताला डाल दिया। अच्छा, सीएम के कार्यालय पे? सीएम के कार्यालय पे। अच्छा। जबकि पार्टी ने आह्वान किया था कि जिलाधिकारी के कार्यालय पर और आवास पर ताला डालना है। डीएम से बढ़ के सीएम पे पहुंच गए। तो अब लोगों ने कहा कि इससे बड़ा क्या होगा। तो हम सत्ता को चुनौती, हाँ कह सकते हैं, हाँ। चुनौती थी, एक जोश था। नहीं, जोश था, जुनून था, वो आज भी है, हाँ। ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये सब काम है, सब काम, जितने भी बड़े आंदोलन यूथ के 2000 के बाद हुए, तो नेताजी के निर्देशन पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो तोड़ैया भी बहुत हुई होगी? स्वाभाविक है। देखिए, बहुत बार लाठीचार्ज हुई और हम लोग एक अनुभव कर गए थे कि शुरुआत की 20-25 लाठियां लगती हैं उसके बाद तो शरीर सुन्न पड़ जाता, फिर तो केवल आवाजें आती थी, साएं साएं साएं। हाँ। लाठी लगती नहीं थी। हाँ। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर दर्द होता था। हाँ। लेकिन वो दर्द कभी दर्द सा नहीं लगा। हाँ। फिर हॉस्पिटल, वो उपलब्धि सी लगती थी। अच्छा, मुकदमा लिख गया, खुशी होती थी, आए अच्छा लिख गया। हाँ। अब गिरफ्तारी हो गई, हाँ। मजा आ गया। और जब लाठीचार्ज नहीं होता था, कितना भी आंदोलन करें, लाठीचार्ज तो हम लोग करा लेते थे। कैसे? अरे भाई, पुलिस का काम है हमको रोकना, हमारा काम है जाना। हाँ। तो पुलिस तो तुरंत लाठीचार्ज कराती थी। हाँ। नहीं, आपने एक चीज ये भी बताया था कि जब पुलिस लाठीचार्ज न करे, आंदोलन कितना भी आगे बढ़े और पुलिस धैर्य के साथ खड़ी रहे, तो एक नई तकनीक आपने इजाद कर ली थी। देखिए, हम लोगों ने कभी भी कानून नहीं तोड़े, हाँ। लेकिन बैरिकेटिंग जरूर तोड़ी। हाँ। पुलिस समाजवादियों को कभी रोक नहीं पाई। हाँ। कभी नहीं रोक पाई, कितनी तैयारी के साथ आई हो, अंततः पुलिस पीछे हटी। हाँ। हम लोग जो तय किए, अगर तय किया कि विधानसभा पे पुतला फूकना है तो फूकना है, तय किए कि विधानसभा पे धरना देना है तो देना है, जिलाधिकारी के कार्यालय पर ताला लगाना है तो जिलाधिकारी से लेकर के और मुख्यमंत्री के कार्यालय, तो आपने बताया मुख्यमंत्री के कार्यालय पे ताला लगा दिया। जी ठीक, फिर क्या हुआ? फिर गया था, मुकदमा लिखा गया, फरारी काटी, महीनों भागे और फिर स्टे मिलता था। जिस दिन स्टे मिलता था उसके दिन, दूसरे दिन फिर आंदोलन। ये वकील, ये पैसा, ये इंतजाम सब पार्टी करती थी, सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते थे। सब
हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं। किसी वर्कर का, मैं तो अगर ये कहूं कि जेल जाने के बाद जो जेल में सामान पहुंचता था वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भिजवाते थे। ब्रश, लोअर, टी शर्ट, साबुन, सब कुछ। तो वो मतलब आंदोलन तो त्योहार की तरह थे। ये पता चलते ही कि अब 7 दिन बाद आंदोलन है। तो जैसे होली दिवाली में तैयारी होती ना, उससे भी अच्छी और उससे भी ज्यादा खुशी से तैयारी पुलिस तैयारी करती थी, आंदोलन कैसे रोकना है। हम लोग तैयारी करते थे कि आंदोलन कैसे सफल बनाना है। अच्छा, एक वाकया याद है जब आपके मित्र सांसद आनंद भदौरिया को मारा गया, उसमें हम दोनों लोग साथ, आप साथ में थे जी। जब पुलिस अधिकारी ने पैर रख दिया था आनंद भाई के ऊपर। और अब उससे खराब तस्वीर लोकतंत्र में क्या हो सकती है। तो फिर क्या होता, कैसे लाठी खाए थे आप लोग, क्या आंदोलन उस दिन क्या था कि माननीय अखिलेश यादव जी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम और आनंद भदौरिया जी दोनों लोग ऑटो लेकर के खड़े थे माननीय अखिलेश जी को लेकर के और हजरतगंज तक लाने के लिए। अच्छा, प्रदर्शन में। और हम लोगों का फोन सर्विलांस पे था, उसी से पुलिस जान गई कि पहले कार्यक्रम था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी दिल्ली से एयरपोर्ट आएंगे, एयरपोर्ट से कन्नौज जाएंगे। लेकिन जो हम लोगों की बातचीत हुई फोन पर, तो पुलिस ये जान गई कि वो कन्नौज नहीं जाएंगे, वो हजरतगंज जाएंगे। तो उनकी गिरफ्तारी वहाँ हो गई। हम और आनंद भाई वो टेम्पो जो लेकर के गए थे ऑटो, उससे लौट रहे थे। और हजरतगंज में काले, नीले, पीले जितनी फोर्स होती है, घोड़े वाले सब थे। तो हम और आनंद भाई ने तय किया कि नेता की गिरफ्तारी हो गई है और देश न जाने कि माननीय अखिलेश यादव जी गिरफ्तार हुए, तो इसका मतलब फिर हमारा आपका कुछ नहीं। तो हम दोनों लोगों ने टेम्पो ऑटो में ही तय कर लिया। और फोर्स देखने के बाद लगा कि अगर एक एक लाठी भी मारेंगे तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन ये था कि नहीं, आंदोलन तो करना है। तो हम दोनों लोग उतरे, हम लोग पिटे, खूब पिटे। पिटने के बाद डाले में लादे गए। डाले के बाद एक एलआईयू के सीओ थे, वो पहचान गए। मैं फरार चल रहा था उस समय दूसरे आंदोलन में। उनका सुनील सिंह साजन इसी में, आनंद भदौरिया इसी में। फिर तो उतार के फिर मारा। और फिर जो दृश्य देश ने देखा कि एक आईपीएस अधिकारी आनंद भदौरिया जी के सीने पे या सर पे, तो वो लोकतंत्र को कुचलने वाली तस्वीर थी। लेकिन हम लोगों के हौसलों को नहीं कुचल पाई, समाजवादियों को नहीं दबा पाई, और वो सफल आंदोलन रहा। फिर गिरफ्तारी होकर के जी हम लोग पुलिस लाइन चले गए, पुलिस लाइन से जेल गए। और माननीय शिवपाल जी 2 दिनों से जेल में थे, माननीय अखिलेश यादव जी सुबह जेल चले गए थे, रात में हम और आनंद भदौरिया और कुछ साथी भी जेल पहुंचे। तो जब ये सैकड़ों लाठी पड़ी होगी तो कराह तो निकलता होगा ना वहाँ पे जेल में? नहीं, उस समय नहीं। अब पुरवैया चलती तो लगता है, जैसे मैं सबसे पहले जान जाता हूँ कि पुरवैया चल रही है, दर्द होने लगता है शरीर। तो मैं दूसरे से कहता हूँ पुरवैया चल रही, तो लोग कहते कैसे जान गए? हमने कहा हम जान गए। तो पुरवैया चलती है तो दर्द होता है। जितने नौजवान साथी लाठी खाएं, सब पुरवैया चलते ही जान जाते हैं कि आज पुरवैया चल रही है, दर्द। तो संघर्ष का दौर रहा और ये कई बार पैर टूटा, हाथ टूटा, सर फूटा। तो ये जब ये होता था तो सत्ता में बसपा थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते थे आपके, अभी जो मौजूदा हैं अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी मिलते थे, तो क्या कहते थे? नहीं, मिलते नहीं थे। हमारी जितनी बार गिरफ्तारी हुई, जितनी बार हम पुलिस लाइन गए, उतनी बार माननीय अखिलेश यादव जी पुलिस लाइन आए। उतनी बार? अच्छा। कोई गिरफ्तारी हम लोगों की ऐसी नहीं हुई जब तक माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं हो गए कि किसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई हो और पुलिस लाइन लाया गया हो। आप जिले के लोगों से पूछ लीजिए, महानगर के लोगों से पूछ लीजिए, यूथ के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी गिरफ्तारी होती थी माननीय अखिलेश यादव जी 1 घंटे के अंदर पुलिस लाइन। कई बार तो हम लोग उन्हीं के साथ गिरफ्तार हुए। वो क्योंकि बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता हैं, तो वो अपने एक दायरे में रह करके बात करते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी झड़प नहीं की। हाँ, जब
एक दो बार ऐसा भी हुआ कि हम लोग हजरतगंज में बहुत मारे गए तो उनको गुस्सा भी आया, एसएसपी को डांटा। और एक घटना और है, हम लोगों को हजरतगंज पहुंचना था और फोर्स बैरिकेटिंग कार्यालय पर, नेताजी के घर पर, सब पर लगी थी। तो क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो उनका सोचने का नजरिया अपना अलग है, तो हम लोगों ने कहा भी कि आप कैसे निकल पाएंगे, दूंगा नहीं निकल जाएंगे। तो हम लोग यही सोचते रहे कि कैसे निकलेंगे, बाहर इतनी फोर्स लगी है, बैरिकेटिंग है। तो फिर गजेंद्र भाई से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई छोटी गाड़ी, एक अल्टो आई, व्यवस्था करो। हाँ, तो वो अल्टो शायद गजेंद्र भाई की थी या किसी की थी। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना काफिला, 2-3 गाड़ियाँ पजेरो से चलते थे, उसको कुछ साथियों को बिठा करके राजभवन की तरफ भेज दिया। फोर्स ने राजभवन के पास रोका, तब तक अल्टो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाई। एक बच्चू दद्दू थे जो सिक्योरिटी में थे, और राजेंद्र चौधरी जी और हम बैठे। और जब गेट से निकले तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि क्या अपनी सिक्योरिटी पहचान पाई, मतलब नेताजी की सिक्योरिटी। हम लोगों ने कहा नहीं, क्या कोई नहीं पकड़ेगा। तो हमको याद है कि फिर सदर घूमते हुए, और मैं फ़ोन पे था, सब लोगों से संपर्क में, भाई हजरतगंज पे मिलना है। जब घूमते हुए BVIP से होते हुए राजभवन क्रॉस किया, तो हमको याद है कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अल्टो रोकी तो एक सिपाही था, वो दौड़ के आया रुतबे के साथ, कैसे लगा दी। जब उन्होंने देखा तो फिर उसने सलूट भी किया, और फिर वहीं पर बैठ गए हजरतगंज चौराहे पर धरने पे राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर क्या था, फिर तो 2 मिनट के अंदर हुजूम आसपास था, फिर वहीं से गिरफ्तारी हो गई। तो ये संघर्ष रहा। फिर उसके और बाद से मुझको याद है कि एक घटना, हम लोग, ये घटना है 8 जनवरी 2008 की। मैं जिस कॉलेज KKC से अध्यक्ष था, उसका स्थापना दिवस था। उस समय BSP में मिनिस्टर थे नकुल दुबे जी, और एक शिक्षा मंत्री थे इलाहाबाद वाले राकेश दत्त त्रिपाठी जी। ये दोनों लोग चीफ गेस्ट थे। हम लोगों ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, बढ़ती हुई फीस को लेकर के। वहाँ पुलिस ने बहुत मारा, वहाँ सर फटा, बहुत पिटाए, बहुत पिटे। वहाँ सबसे ज़्यादा पिटे वहाँ, और हजरतगंज में बहुत बार पिटे, लेकिन जहाँ ज़्यादा पिटे वहाँ ज़्यादा मज़ा आता। पुलिस की लाठी देख के डर लगता हो? कभी नहीं लगा, पिस्टल देख के डर नहीं लगा, गोली देख के डर नहीं लगा, लाठी देख के क्या डर लग जाएगा। डर तो है ही नहीं ना, डर किस बात का। एक जिंदगी है, एक बार जाना है, तो डर जैसी चीज तो कुछ है ही नहीं। तो डर जैसी चीज तो दिल और दिमाग में है ही नहीं। तो डर इस बात का कभी नहीं लगा। इस बात का डर लगता था कि आंदोलन सफल होगा कि नहीं सफल होगा। पुलिस की लाठी से या पुलिस की गोली से, रबड़ की गोलियां भी हम लोगों ने खाई हैं, आंसू गैस के गोले भी हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन डर कभी नहीं लगा। तो वो एक घटना बता रहे हैं कि आप सोचिए कि अभी भी लोग माननीय अखिलेश यादव जी को, उनको लगता है कि विरासत उन्होंने संभाली। अब घटना देखिएगा, 8 जनवरी 2008 की घटना है। हम लोगों को पुलिस ने मारा। मुझे याद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया, कहा कि मैं KKC आ रहा हूँ। हम लोगों ने कहा नहीं साहब, आप KKC मत आइए, क्योंकि बिल्कुल पुलिस पे अंदाज थी। हम लोगों को आसियाना ले जाया गया, सर्वर फट गया था, फिर सिविल अस्पताल में एडमिट किया। सर फट गया था तो ठीक हो गया। और हमको याद है फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय शिवपाल जी, सब लोग सिविल हॉस्पिटल गए। कुछ साथी गिरफ्तार होकर के जेल चले गए थे। हम लोग जिनको ज़्यादा चोट लगी थी सिविल अस्पताल में एडमिट थे। और 10 साढ़े 10 बजे तक माननीय अखिलेश जी, माननीय शिवपाल जी सिविल हॉस्पिटल में, बलरामपुर हॉस्पिटल में थे। जब चले आए तो हम लोगों को रात में 12 बजे पुलिस ने उठा लिया हॉस्पिटल से।
वो जेल ले जाना। चलो चलो। नहीं, ऐसे नहीं पुलिस उठाती है। पुलिस तो बस अपने स्टाइल में उठाती है। जैसे अब वीगो लगा है, नहीं लगा है, नोचा और बिठाया, तो वो तो पुलिस अपने कोई डॉक्टर थोड़े ही पुलिस कहे नहीं नहीं भाई वी घटा लो और ये चलो आराम से चलो, लंगड़ाते हुए मत चलो। वो तो साए साए डंडा बजाने लगी और उठा के हॉस्पिटल में ही। हाँ, हॉस्पिटल में ही सबको मारा, ले आके डिग्गी में भर दी। डिग्गी में नहीं, बस में भरा, बड़ी वाली गाड़ी थी। चलो उठो चलो निकलो यार। तो हम लोगों को अभी भी बहुत लोग बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जस्ट पहुंचे थे रात में 12 बजे पहली बार एसएसपी आवास के सामने माननीय अखिलेश यादव जी जब धरने पर बैठे तो कुल 4 ही लोग थे, फिर धीरे धीरे लोग आए। 4 लोग, सिर्फ 4 लोग। और कौन था? आप सोचिए, फोटो अगर आप देखेंगे तो उसमें पवन पांडे जी भी थे और महानगर के अध्यक्ष उस समय के थे। 4-5 लोग ही थे, बाकी फोन होते गए। लेकिन आप सोचिए जब वो धरने पर बैठे तो अकेले आके बैठे, कोई नहीं था। एसएसपी रात में 12 एसएसपी कौन थे? मुझे लगता है प्रेम प्रकाश जी थे। अच्छा, प्रेम प्रकाश जी की लाठी में तो बहुत ताकत रहती थी, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि हम लोगों को डरा ले जाए, बहुत तोड़ते थे। तो आप सोचिए कि हम लोग जेल में थे। 2 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 3 बार गिरफ्तारी हुई, 3 बार रिहा हुए। अच्छा, उसी वही घटना है जिस दिन रात में एक सिपाही ने माननीय शिवपाल जी के साथ बदतमीजी की थी, अगर आपको याद है। तो वो वही धरना था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले बैठ गए। फिर बाद में चाचा जी भी गए, अहमद हसन साहब भी गए, अकेले जाके धरने पे बैठ गए। अकेले जाके धरने पे बैठ गए। रात में 12 बजे एसएसपी आवास के सामने माननीय अखिलेश यादव जी 8 जनवरी 2008 की रात में 12 बजे अकेले जाकर, ठंड की रात में, स्वाभाविक है, जनवरी की रात थी। इन आप लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, नौजवानों को, अपने नौजवान साथियों के लिए। अच्छा, कि तो इतना संघर्ष किया है उन्होंने। अरे उन्हीं के संघर्ष से संघर्ष, हम लोगों का क्या संघर्ष है? असली संघर्ष तो उनका है ना। जब पुलिस में एक बात कही जाती है कि जब कप्तान सिंगल मतलब नंगी पिस्टल लेकर के चलता है तो सिपाहियों का डंडा भी राइफल बन जाता है। तो हमारे कप्तान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जो उनका दिशा निर्देश, जो उनका 7 से लेके 12 तक की जो लड़ाई थी, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। मतलब मैं अगर ये कहूँ, क्योंकि मैं उनका वर्कर हूँ, तो आपके दर्शक सोचेंगे कि नहीं हमको तो प्रशंसा ही करनी थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि भाई कितनी बार तो खुद भी लाठी खाए। लाठी चार्ज जब हुआ, गंदा नाले का पानी उन पर फेंका गया। 2 दिन में 3 बार गिरफ्तारी, 3 बार रिहा हुआ। कितने बार पुलिस लाइन गए हैं, जेल गए हैं, एयरपोर्ट से उठा लिए गए, जेल चले गए। तो उनका अपना आंदोलन है। यानी जो 12 की जो सरकार थी उसके पीछे इस संघर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा था। हाँ, नेताजी का, पार्टी का, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नई दिशा दी पार्टी को। क्रांति रथ हम लोगों को याद है, पहला क्रांति रथ भी याद है 2001 का। उसमें हम लोग पोस्टर चिपकाते थे और अखिलेश जी चलते थे उससे। हाँ, तो हमको याद है, हमको पार्टी का पोस्टर भी पूरे प्रदेश में टेम्पो से चिपकाने का अवसर मिला है। अच्छा, पोस्टर चिपकाना, झंडे लगाना, पन्नी बांधना। 2001 वाले 2001 वाले, तो उसी क्रांति रथ में पूरा प्रदेश घूमने का मौका मिला। फिर दूसरा क्रांति रथ तो पूरा देश दुनिया जान गई। फिर वो क्रांति रथ क्यों निकाला गया? वो क्या कॉन्सेप्ट था जिसमें आप लोग आगे आगे चल रहे थे? ये 2011 का है। उससे पहले भी वो पूरे प्रदेश में क्रांति रथ के माध्यम से जा चुके थे। क्यों? क्रांति रथ ऐसा होता ना कि सबसे कनेक्ट कर लेते हैं, सबसे हर वो जो 2011 में मुलाकात हो जाती है। 12 से पहले जो 2011 में क्रांति रथ निकला जी, उसमें आप जो युवा जितने साथी रहे, उस साथ में रहे, तो ये कैसे भूमिका बनी, फिर कैसे साथ में रहे, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ चले? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम तय हो जाता था। ठीक, हम लोगों की अपनी भूमिका थी। ठीक, कौन क्या करेगा, कौन आगे चलेगा, कौन पीछे चलेगा, कौन कहाँ स्वागत कर रहा है, किस नेता को चढ़ाना है, आपको क्या जिम्मेदारी मिली? सब लोग मिल के कर रहे थे, कोई जिम्मेदारी बटी नहीं थी। आपकी टीम के लोग, तो हम लोग सामूहिक होकर के जो कुछ कर सकता था। ऐसा नहीं कि आज अगर हम ये कर रहे हैं तो कल भी यही कर रहे हैं। तो जो जिसकी उस यात्रा में कहाँ गए? हम लोग पूरे प्रदेश में गए। अच्छा, पूरे प्रदेश में गए, सभी लोग गए। तो कहाँ सोते थे आप लोग?
हो जाता था इंतजाम। अच्छा, जगह जगह कोई स्कूल, गेस्ट हाउस, कहीं कहीं होटल मिल जाते थे, तो सब कुछ हो जाता था। तो हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चल रहे थे, यही खुशी की बात थी। कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जग रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ सीख रहे थे नया। प्रदेश घूम रहे थे, नए नए जिले जा रहे थे, नए नए लोगों को देख रहे थे, और जितनी जितनी बढ़ती भीड़ आती जा रही थी, हम लोगों को उत्साह बढ़ता जा रहा था। लग रहा था कि सरकार और बनेगी। आधे क्रांति रथ में ही हम लोगों को यह महसूस हो गया था कि अब सरकार आ रही है। अच्छा। हाँ, और उस क्रांति रथ की जो सबसे खास बात ये थी कि क्रांति रथ लखनऊ से निकला और फिर पूरा प्रदेश घूमते हुए सरकार लेकर के आया। अच्छा, तो उस क्रांति रथ ने सरकार बनाई। हाँ, सरकार बनाई, बहुत बड़ा रोल रहा। हाँ, सरकार बनाई। हाँ। और हम लोगों को याद है, क्योंकि नेताजी के बारे में कहा जाता था, नेताजी जो बोलते हैं वो करते हैं। आखिरी चरण का चुनाव और नेताजी की आखिरी सभा लखीमपुर में थी, और वहाँ नेताजी ने अपील की नौजवानों से, कहा कि नौजवानों सरकार बना देना, ये पार्टी कभी मैं बूढ़ी नहीं होने दूंगा। लखीमपुर में बोला। लखीमपुर में आखिरी चरण का आखिरी जनसभा थी, और नेताजी ने जो कहा, सरकार बनने के बाद नेताजी ने वो किया। नौजवान के हाथ में बागडोर दी, पार्टी दी, और आज खुशी होती है कि तो जब बागडोर दी, उस दरमियान भी आप लोगों का एक बड़ा रोल था, फिर आपको एमएलसी बनाया गया। आप लोगों की सरकार कैसे चली? कहते सरकार, देखिए, इस सरकार में और उस सरकार में बड़ा जलवा था। आप लोग कहते थे कि उस सरकार में हम लोग जो चाहते थे कर ही ले जाते। समाजवादी पार्टी की सरकार में कार्यकर्ता का जलवा कह लीजिए, हनक कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि कार्यकर्ता की जो दुख तकलीफ होती है वो सुनी जाती है। तो उसको आप जलवा मत कहिए, लेकिन जब आप किसी आंदोलन से जुड़े होते हैं और आंदोलन सफल होता है, तो आपका आत्मबल खुद बढ़ जाता है, खुद में आपको फील होने लगता है चलिए कुछ अच्छा हो गया। तो वही आप कह सकते हैं। जलवा किस बात तो का? कैसे? जलवा तो नेता का, जलवा तो पार्टी का। जब पार्टी का, नेता का, तो सबका। आपने कहा कि आपकी सरकार में बहुत सुनवाई होती थी जनप्रतिनिधियों की, तो इस सरकार में भी तो हो रही है ना? नहीं होती है, थोड़ा सा उल्टा है। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रियों की सुनते थे, मंत्री विधायकों की सुनते थे, विधायक अपने जनता की सुनते थे, ब्लॉक प्रमुख की सुनते थे, प्रधान की सुनते थे, और विधायक की दरोगा सुनता था, विधायक की डीएम सुनता था, कप्तान सुनता था, मंत्री की सब लोग सुनते थे। इसमें थोड़ा उल्टा है। भाजपा में मुख्यमंत्री जी मंत्रियों की नहीं सुनते, मंत्री विधायकों की नहीं सुनते, विधायक अपने नीचे वालों की नहीं सुनते, दरोगा किसी की नहीं सुनता, एसडीएम सुनने की बात ही नहीं है, और डीएम और कप्तान से भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता की हैसियत नहीं है बात करने की, सुनने की, तो आप छोड़ दीजिए। ये बदलाव है। मैं अगर आप कहें तो मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे जिले की एक घटना है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पकड़ा गया, उसने किसी से नंबर लेकर के, वो कोतवाली में बंद था और यूथ का नेता था, उसने मुझे फ़ोन किया, मैं एमएलसी था, सरकार तो बीजेपी की थी। उसने कहा भैया आप बोल दीजिए, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा अरे अपने नेताओं का भैया वो बोल देंगे तो तुरंत जेल भेज देंगे। मैंने सीओ से बोला, इंस्पेक्टर से बोला, वो छूटा, और दूसरी गाड़ी से आ करके मेरे घर मिठाई भी दे के गया। तो आप सोचिए कि भाजपा के लोग अपने वर्कर की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, वो दूसरे की इज्जत क्या बचाएंगे? जो वर्कर आपके लिए लाठी खाता है, झंडे लगाता है, पोस्टर लगाता है, वोट निकलवाता है, उस वर्कर की कोई नहीं सुन रहा है भाजपा में। विधायक तो कह रहे हैं कि हमारी नहीं सुन रहा है, मंत्री कह रहे हैं हमारी नहीं सुन रहा है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि भाजपा में कौन किसकी सुन रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। आपको याद है कोई आपने ऐसा कोई काम कहा हो और मुख्यमंत्री जी ने कहा हो कि अधिकारी करो इसे? नहीं, बहुत से काम है। मुझे लगता है हम लोगों के पास यूथ के लोग आते थे, कोई लोहिया आवास देता था, जनेश्वर गांव देता था, उसकी सूची हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो हो जाते थे। एक बार मैंने खुद अपने गांव की सड़क मांग ली, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, कम चौड़ा रास्ता था,
और तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रमुख सचिव PWD को बुला के कहा कि ये सड़क बननी है। फिर मैं तब तक ये जानता नहीं था कि ये PWD में भी मानक होते हैं, कैसे चौड़ी सड़क पास हो सकती है, कैसे हो सकता है। तो पहले प्रमुख सचिव जी ने कुछ बहाने बताए कि नहीं बन सकती या कोई मानक नहीं है। तो मैंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, उन्होंने बुला के डांट के कहा कि भाई अगर मानक है, सड़क बन सकती है, 45 किलोमीटर की सड़क है, 45 किलोमीटर दोनों तरफ गांव तरक्की से जुड़ जाएंगे, तो क्यों नहीं बन रही? बन गई सड़क। तो अधिकारियों से काम लेना, अपने कार्यकर्ता का, अपने लोगों का और विकास से जुड़ा काम। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेवलपमेंट को लेकर के, वो दल का हो गैर दल का हो, हम लोगों को याद है मुख्यमंत्री रहते उस समय बीजेपी से ज़्यादा तो बीएसपी के एमएलए थे, मुख्य विपक्षी पार्टी बीएसपी थी। तो बीएसपी के भी विधायक अगर सड़क, जनेश्वर गांव, लोहिया गांव मांग लिए तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं दिए। वो एक नज़रिए से उत्तर प्रदेश को देखते थे। आज तो पता नहीं आज मुख्यमंत्री जी कौन कौन चश्मा लगा करके उत्तर प्रदेश को देखते हैं। भाजपा को अलग देखते हैं, सपा को अलग देखते हैं, कांग्रेस को अलग देखते हैं, जाति धर्म को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जो होता है पूरा प्रदेश उसका होता है। सबको एक नज़रिए से देखने का अगर किसी में नज़रिया है तो माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी की वो कौन सी बात है जो आप अन्य नेताओं और अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग देखते हैं? देखिए, वो इतने बड़े नेता हैं, जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इतने बड़े नेता से बात कर रहे हैं। और जैसे कि वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जब आप उनके पास बैठेंगे तो आप अपने को छोटा नहीं महसूस करेंगे। ये कला नेताजी में भी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में भी है। इसीलिए हर नौजवान, हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता इमोशनली जुड़ा हुआ है नेता से, विचारधारा से। तो वो जो इमोशन है समाजवादी पार्टी में, वो मैं दूसरे दलों में नहीं देखता हूँ। यही वजह है कि जब अखिलेश यादव सड़कों पर निकलते हैं तो छू लेने के लिए, हाथ हिला लेने के लिए, माला पहनाने के लिए एक होड़ है। लोग आपस में लड़ लेते हैं, आपस में कि हम छू नहीं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लोग टच कर लें। माला टच करना, फोटो खिंचाना नहीं, इस होड़ में होते हैं कि एक बार नेता से आई कांटेक्ट हो जाए, वो देख लें, हाथ हिला दें, उसी में खुश है। तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में वो जितने बड़े सुपरस्टार हैं, और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, हम लोगों को तो मौका मिलता है अपने नेता के साथ चलने का, तो वो लोग भी देखना चाहते हैं जो लोग वोट नहीं करते हैं, वो लोग भी प्रशंसा करते हैं जो दूसरे दलों में है। तो मुझे लगता है कि जो पर हुजूम ऐसा दिखता है, इसका कारण क्या है? कारण है दीवानगी नेता के प्रति, और दीवानगी काम से आती है, व्यवहार से आती है, उनके नेचर, जो उनका व्यवहार है। एक बार अगर आप तो बहुत बार मिले हैं, एक बार कोई भी माननीय अखिलेश यादव जी से मिल लेगा, मिलने के बाद उनका मुरीद हो जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ सिर्फ वही बोल सकता है जो कभी उनसे मिला ना हो। तो मुख्यमंत्री तो कई बार मिले हैं। अब अगर किसी के नजरिए में ही कोई त्रुटि हो, भाव ही ना हो, इमोशन ना हो, तो उसको क्या कह सकते हैं? मतलब अखिलेश यादव बनारस जाएं, ताज होटल की दीवारें टूट जाएं, शीशे टूट जाएं, अखिलेश यादव आजमगढ़ जाएं, पार्टी ऑफिस ध्वस्त हो जाए, एयरपोर्ट जाएं, एयरपोर्ट के दरवाजे टूट जाएं, आखिर क्या है भाई? ये मैंने कहा ना, ये दीवानगी है नेता के प्रति। लोग प्यार करते हैं, कोई वैसे ही दीवार तोड़ देगा, कोई जान के नहीं दीवार नहीं तोड़ता है, जान के दरवाजा नहीं तोड़ता है। अच्छा बताइए, भारतीय राजनीति में एक कोई नेता ऐसा हो जिसका कार्यक्रम पूरी रात चला हो और पूरी रात लाखों लोग खड़े रहे हों ठंडक में? कोई एक नेता। तो ऐसा क्या कर देते हैं अखिलेश यादव? भाई ऐसा क्या कर देते हैं? नेता तो और भी हैं,
देश में, प्रदेश में ऐसा क्या कर देते हैं? दरअसल वो सच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सामने कुछ है पीछे कुछ है, जो है सामने है। लोग प्यार कर रहे हैं, वो भी तो प्यार करते हैं। हम ही लोग नेता से थोड़ी प्यार करते हैं, नेता भी तो हमको प्यार करते हैं। ऐसा क्या प्यार कर देते हैं? अरे भाई क्यों? अच्छा बताइए, जितना सहज आप माननीय अखिलेश जी के साथ एज ए पत्रकार महसूस करते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के साथ महसूस करते हैं? हम तो करते हैं। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लोग नहीं करते। हमने तो अब पार्लियामेंट, आप क्यों करते हैं मैं नहीं जानता, तो लेकिन आम आदमी नहीं महसूस हमने करता। उनको देश की संसद में कवर किया है 15-16 साल। देखिए, तो कवर सहज हैं करना, हम? नहीं तो कवर सहज हैं। करना अलग की बात है, लेकिन आप अगर सहज हैं तो मुझे लगता है कि आप पहले पत्रकार हैं जो आप कह रहे हैं कि हम जितना माननीय अखिलेश जी के साथ सहज हैं उतना ही योगी आदित्यनाथ जी के साथ सहज हैं। एक नई बात योगी जी के बारे में आपने मुझे बताई, अच्छी बात है। तो एज एमएलसी आप उतना सहज नहीं है? नहीं, हम लोग तो जब नेता ही सहज हैं तो हम लोगों की पाठशाला में ही बताया गया कि सहज रहना है, मिलते जुलते रहना है। अगर कोई तकलीफ में है, नेताजी भी हमेशा कहते थे कि अगर कोई तकलीफ में है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, कोई गलत है तो उसके खिलाफ हो जाओ, भले गलत पार्टी हो, हम हो तब भी बताओ, चिट्ठी लिख करके बताओ, मिल करके बताओ। तो ये भारतीय राजनीति में कौन कह सकता है कि अगर हमारा फैसला गलत हो तो भी कहो कि गलत है? ये सिर्फ नेताजी कहते थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। अच्छा, ये है दीवानगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप कम से कम कई बार बोले। पहले तो आप लोग भैया बोलते थे। देखिए, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश यादव तेरे नाम, वो एक दौर है, भैया भाभी, ठीक बात, वो एक दौर है। आज जब वो पूरी पार्टी के नेता है, पूरी देश में समाजवादी विचारधारा के सबसे बड़े नायक हैं। रोक तो नहीं है ना भैया? पीडीए के महानायक हैं। भैया कहने पर रोक तो नहीं है कि अब भैया मत कहो यार, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं? नहीं, अगर हम जब अकेले में मिलते हैं तो वही कहते हैं, हाँ, भैया ही कहते हैं। अच्छा, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं या और कहीं बाहर बात करेंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो भैया कहते हैं तो सहज रूप से स्वीकार हाँ, कर क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना, बिल्कुल सहज है। भैया में एक भाव आता है। नहीं, भाव आता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी एक भाव है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने में लगता है कि मतलब वो कनेक्ट नहीं है, वो एक हाइप है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो एक जिम्मेदारी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी वो एक जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी भी तो निभानी है ना भाई। अगर वो मुख्यमंत्री हो गए तो आप माननीय मुख्यमंत्री ही बोलेंगे ना। ठीक है, जब आप सामने जाते हैं तो भैया कहते हैं, स्वाभाविक है, भैया कहते हैं, और वो उनको सहज रूप से स्वीकार, बिल्कुल स्वीकार। वो ये उम्मीद भी नहीं करते हैं कि सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहो। नहीं, हम लोग वो मौका ही नहीं देते। अब हम लोग बिल्कुल अनुशासन के साथ कड़क भी हैं वैसे अखिलेश जी। ठीक बात है, गलत के लिए कड़क हैं, सही के लिए बहुत नरम है। अच्छा, आम आदमी के लिए बहुत नरम है। गुस्सैल भी हैं? नहीं, पर लोग परसेप्शन बनाते हैं गुस्सा है। अगर गुस्सैल होते तो इतना लोग प्यार क्यों करते? मीडिया पे नाराज हाँ, लेकिन मीडिया पे इसलिए नाराज हो जाते हैं कि जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, हर घटना पर उनकी फोटो लगा करके मीडिया चलाता था। अब आज कोई योगी आदित्यनाथ की फोटो नहीं लगाता नहीं है, लगाने की हिम्मत नहीं है, या मन नहीं करता है, या डर लगता है, या राष्ट्र हित में नहीं लगाते हैं, तो पत्रकार साथी जाने, मीडिया जाने। अरे वो पत्रकार साथी जो साथ में जाते हैं, पत्रकार साथी जो उनके घूमते हैं, उनको कवर करते हैं, वो थोड़ी बड़े बड़े पोस्टर लगा के चला रहे हैं कि योगी जी या नहीं, हम आप पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े मीडिया घराने हैं, क्या किसी भी घटना पर योगी जी की फोटो आपने पिछले 8 साल में देखी? या 5 साल जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, कोई भी घटना बिना उनके फोटो के देखी आपने? क्या ये न्याय है? तो अगर मीडिया से भी वो सच बोल रहे हैं, मीडिया से भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप पीडीए के लोगों की बात उठाओ, तो मीडिया की जिम्मेदारी केवल भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हो जाना नहीं है। मीडिया अपना एक चौथा स्तंभ है। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि वो गुस्सैल हैं? नहीं है। गुस्सैल उस लिहाज से हैं कि जब आप कुछ
गलत आप गलत करेंगे तो कोई भी गुस्सा होगा। मतलब ऐसा स्वभाव नहीं। अच्छा, अब मान लीजिए आपके बच्चे हैं, जब गलत करते हैं तो हाँ, आप क्या ठीक कहते बात। हैं? तो वो अब पार्टी के गार्जियन नेताजी थे, अब नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है, तो अब पार्टी के गार्जियन हैं वो। तो जो एक पिता की भूमिका होती है वो हम लोगों के साथ अब राष्ट्रीय पार्टी में अध्यक्ष की शिवपाल जी की क्या ताकत देखते हैं आप, क्या भूमिका देखते हैं? नहीं, बहुत भूमिका है। और गार्जियन के रूप में अब नेताजी नहीं है तो हम लोग उनको अपने गार्जियन के रूप में देखते हैं। हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका अपना संघर्ष है, उनकी अपना त्याग है, पार्टी को खड़ा करने में भूमिका है। लेकिन अब माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं। घर में रिश्ता है, लेकिन पार्टी में तो वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, प्रोटोकॉल सभी लोग है। मानते हैं। जाहिर सी बात है। क्या भविष्य देखते हैं आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का 27 में? 27 में यूपी और 27 के बाद दिल्ली, भविष्य तो सुनहरा है। अच्छा, दिल्ली में भी लाल किले पर झंडा पर आपको क्या लगता है कि समाजवाद दिल्ली में झंडा नहीं लहराएगा? चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको।